हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग। तो यार फटाफट एनसीईआरटी सीरीज में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आज हम जो है क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, उसके शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। लगभग इस चैप्टर के अंदर में आपको 30%, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा 25% ही पढ़ने का बचेगा। तो इसमें भैया हम 75% तो लगभग आप मान के चलो कि ऑप्शनल या कट ही कर देंगे, और 25% पार्ट जो है इसका जो इंपॉर्टेंट है, आप अगर कहीं से पढ़ के मतलब जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने वहां से पढ़ लिया, या आप बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं और आपने किसी रिफ्रेशर से या अपनी ट्यूशन पे, स्कूल में, कोचिंग में पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको सिर्फ 25 से 30% एनसीईआरटी के जो मैं लाइंस मार्क कराऊंगा, लगभग वो ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये 12th की एनसीईआरटी है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन पूरी मार्किंग करते हुए चलेंगे। तो आपको क्या करना है, मैंने एनसीईआरटी को यार फाड़ लिया था, ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 3 में सारी मार्किंग मैंने कर रखी है। किसमें से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में ज्यादा, जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या इंपॉर्टेंट है, मैं सारी चीजें आपको बताता चलूंगा। मार्क करते हुए चलना। तो आप अपनी एनसीईआरटी खोल लो, पेन ले लो और मार्किंग चालू रखना साथ के साथ में। बिलीव मी गाइस, मोस्टली बच्चे यार एनसीईआरटी छोड़ देते हैं कि यार इतनी बड़ी चैप्टर है, इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं इसका। ठीक है ना, 39 पेज का ये चैप्टर है, आपका ये 10 पेज से कम में हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो यार बहुत मेहनत लगती है सीरीज में। देखो यार, पूरा मार्किंग करके इधर उधर से चीजें देखना, बोर्ड में क्या पूछा गया है, जेईई में क्या पूछा गया है, नीट में क्या पूछा गया है, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको मार्क करेंगे। इट्स सुपर 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 यूजफुल सीरीज। एनसीईआरटी कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं, अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ईसरल में पढ़ रहे हैं, जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाए, जैसे ईसरल ऐप से आप अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिजिक्स के लेक्चर में अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में जाए, जिसमें सब कुछ विजुअलाइजेशन से पढ़ाया हुआ है, ये चैप्टर खत्म करने के बाद देखो सारे सब टॉपिक्स हैं इसमें, इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट, ओम्स लॉ, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, सारी चीजें हैं इसके अंदर में। ठीक है ना, पूरी विजुअलाइजेशन के साथ में। इसके बाद आपको क्या करना है यार, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं या फिर और आप ये फटाफट सीरीज का जो चैप्टर है ये मार्क करके हाथों हाथ पढ़ लेना विद इन, मतलब अगर आप बिना मार्किंग के पढ़ेंगे तो यार ये चैप्टर मान के चलिए 5 घंटे लेगा, 5 घंटे लेगा, 4 से 5 घंटे लेगा ये चैप्टर, अगर आप बिना मार्किंग के पढ़ेंगे। और आप मार्किंग से पढ़ लेंगे, 1 घंटे सवा घंटे में आपकी पूरी ये एनसीईआरटी कवर अप हो जाएगी। राइट, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल ऐसे करना है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन क्या कर चुके हैं, फटाफट सीरीज के अंदर में अपन 11th और 12th दोनों की फिजिक्स की एनसीईआरटी पैरेलल में चला रहे हैं। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, फिर 12th का चैप्टर नंबर 1, फिर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, उसके शॉर्ट नोट्स, फिर 12th का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, फिर फिजिक्स 11th का चैप्टर नंबर 3, और फिर आज 12th का चैप्टर नंबर 3 अपन कर रहे हैं। बहुत प्यार मिला बच्चों आपका यार, इसमें मजा आ गया। मतलब यार बीच में बहुत डिमांड आएगी सर, एक वीक में एक तो लेके ही आए इसको डेफिनेटली। तो अब हर वीक में एक ये आ रहा है चैप्टर, एक वीक 11th का, एक वीक 12th का। तो आपके टर्म 1 से पहले टर्म 1 के सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, टर्म 2 से पहले टर्म 2 के सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और यार आपने पूरे चैनल को जो प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी अब 3 लाख सब्सक्राइबर्स अपने होने वाले हैं, वी आर सुपर एक्साइटेड, थैंक यू गाइस। ठीक है, तो चलो भैया कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। मार्किंग का मतलब आपको पता ही है, जिसमें मैं ये करता हूं क्रॉस, मतलब वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसमें हम ऐसे लिखते हैं कि यार ये ऑप्शनल है, ओपीटी, मतलब टाइम ज्यादा हो तो पढ़ लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। जिसमें डेरिवेशन होता है उसमें डेरिवेशन लिख देते हैं। ठीक है, टेंटन। अच्छा, जो बच्चे पहली बार ही एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम जो एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं और जो पूरा का पूरा चैप्टर फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी से समझ रहे हैं, वो लोग यार पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, समझ गए। वो मिस मत करना। अगर जो एनसीईआरटी के भरोसे ही पूरी जिंदगी अपनी बिता रहे हैं, वैसे मुश्किल यार एनसीईआरटी के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी बिताना, क्योंकि इसमें यार लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, चीजें अच्छी है, ऑर्डरिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी,
कुछ बातों को और आसानी से बताया जा सकता था, वो सारी चीजें हैं। तो जनरली बच्चे तो यार दूसरे सोर्सेस से पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी छोड़नी नहीं होती, ठीक है। एनसीईआरटी किसी को छोड़नी नहीं है, तो वो बच्चे तो 30% 25% पढ़ लेना, और जो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, जिनके पास और कोई सोर्स या किताब या कुछ भी नहीं है, वो फिर लाइन बाय लाइन पढ़ना है यार, ठीक है, पूरी पढ़ना फिर वो तो एक एक लाइन में है, ठीक है। चलो तो भैया मार करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो पहला इंट्रोडक्शन है, ये देखो आप क्लास 10 में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, बल्कि छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो ये वाला पार्ट तो पूरा क्रॉस कर दो इंट्रोडक्शन का, इट्स नॉट ऑफ एनी यूज। इसी तरीके से ये वाला जो पैराग्राफ है, ये अच्छा पैराग्राफ है। इसमें दो चार्जेस प्लस और माइनस फ्लो कर रहे हो। भाई करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये वाला जो पार्ट है ना इसमें स्पेशली कि यार अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जा रहे हैं तो वो माइनस हो जाते हैं, और किसकी डायरेक्शन में क्या फ्लो लिया जाता है, इसलिए ये वाला जो पैराग्राफ है आप इसकी रीडिंग कर लेना। ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ अच्छा पैराग्राफ है यहां तक, ठीक है। और ये डेफिनेशन भी आ गई, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यहां पर डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये यार ये आप स्किप कर दो, मैं आपको यहां पर बता दूं, आपको डिफरेंशिएशन आता है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, बस ये उतना सा पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो चीजें बचेंगी देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी, एक तो टाइम बचेगा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेन पावर बचेगी। बच्चे क्या करते हैं यार, सारा कचरा पढ़ने में, कचरा छांटने में जो है, इतनी सी बात को इतना पढ़ने में ब्रेन पावर खर्च होती है, तो 2-4 पेज जानने के बाद ही ब्रेन थक जाता है, यार चलो ब्रेक लेते हैं, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 40 के 40 पेज आप पूरी एक सिटिंग में पढ़ सकते हो, 1-1.25 घंटे की, ठीक है। तो ब्रेन पावर भी बचती है, जब हम सेलेक्टेड चीज पढ़ते हैं तो टाइम के साथ में ब्रेन पावर भी बचती है, ठीक है। तो चलो यार ये I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो गया यहां पर, ठीक है। अब भाई ये यहां पर ऐसा यूनिट एम्पियर है, ये वाला पार्ट काट देना, ये बोल रहा है कि यार एम्पियर बाद में डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो बात की बाद में देखेंगे, बस ये लाइन अंडरलाइन कर दी कि एम्पियर इसका वो है, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर्स वाली जो चीज है, यहां से लेकर फील्ड इज अप्लाइड तक आप छोड़ सकते हो, वही बेसिक चीज है, एटमॉस्फेयर में ये होता है फलाना डिमाका, वो सब ये वाली लाइंस पढ़ लेना, ठीक है। ये वाली लाइंस आप पढ़ लेना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो क्या होता है वो चीज बताई गई है, ठीक है। वैसे आपको ये भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने सेफ रहने के लिए मार्क करवा लिया यार इसको, ठीक है। ये यहां से यहां तक छोड़ देना, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाली चीज है। फिर ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में दोनों होते हैं, ये ऊपर बोल रहा है मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ, इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं जो मूव कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक चीज बता दूं, करंट दोनों के कारण से ऐड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के कारण से करंट कंट्रीब्यूशन आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है चलो ये हो गया भैया। अब इन अवर डिस्कशन ये वाली लाइन भी छोड़नी है, राइट। चलिए अब यार ये यहां पर जो है ना थ्योरी का एक्सप्लेनेशन हुआ है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, थ्योरी एक्सप्लेनेशन है, ये मैं ऑप्शनल मार्क कर रहा हूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना तो कंडक्टर की जिंदगी में क्या होता है, पूरा ये यहां पर ड्रिफ्ट वाला केस समझा रहा है यहां पर ये। तो अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पार्ट जो है, मतलब कि कैसे चार्जेस फ्लो होते हैं, क्या होता है, वो समझ में आता हो तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, छोड़ देना कैसे ड्रिफ्ट करते हैं, ये बस उसकी थ्योरी वाला पार्ट है यहां तक। और अगर नहीं समझ में आता हो कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे क्या होता है तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। यहां से लेकर पूरा नीचे तक यहां वाला पार्ट तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। देखो इतना सारा ऑलरेडी कट गया यार, इतना सारा ऑलरेडी कट गया। अब ओम्स लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, V इक्वल टू आर आई, ठीक है। अब ये यहां पर जो बात है ये GS ओम साहब ने डिस्कवर करा था यार, ठीक है, नाम याद रखने के लिए ओम्स लॉ उनके नाम में ही नाम है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई, समझ में आई, V इक्वल टू आर आई। ऐसा ही ओम होता है, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का, ठीक है। बाकी फिर यहां से लेकर यहां तक क्रॉस कर दो, एक लाइन अंडरलाइन करा दी, ठीक है। तो देखो कुल मिला के यहां से यहां तक दो चीजें पढ़ने की है बस, ओम और V इक्वल टू आई आर या आर आई, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। अगेन अब ये यहां पर यार रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना पूरा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, ये जो पूरा फॉर्मूला है, सारी जद्दोजहद इसको समझाने के लिए हो रही है यहां पर। अगर आपको इस फॉर्मूले में कंफर्टेबिलिटी है ना, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए,
ये बता रहा है कि लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। रो रेजिस्टिविटी होती है। अगर आपको ये चीज कंफर्टेबल है ऑलरेडी तो आप जो है यहां से पूरा जो यहां से लेकर है ये इसको स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। ये एक्सप्लेनेशन जो बता रहा है ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आप छोड़ देना और ये पूरा ऑप्शनल मार्क कर दिया और बस ये पढ़ लेना R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, जहां पर रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, ये पढ़ लेना। ठीक है, वोल्टेज को भी IR करके इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है करंट डेंसिटी के बारे में चुपके से यहां पर एनसीईआरटी ने बता दिया, इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली बच्चे तेज पढ़ने के चक्कर में इसको मिस कर देते हैं, ये मिस नहीं करना है। करंट डेंसिटी यहां पर डिफाइन हुई है, ये पढ़ना है आपको, करंट डेंसिटी क्या होता है, बाकी इसको हटाओ। ठीक है, तो देखो इस पूरे पेज पे नीचे वाला ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला पार्ट ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आता हो कि लेंथ डबल करती तो R डबल हो जाएगा तो पढ़ना, नहीं तो पूरा जयराम जी की आगे बढ़ जाओ। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, E इज इक्वल टू जे रो या E इक्वल टू रो जे। मैं रो जे की तरह से याद रखता हूं, जे करंट डेंसिटी है, जे करंट डेंसिटी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद रखना है। ठीक है, E इज इक्वल टू जे रो, जे इज इक्वल टू सिग्मा। अबे सिग्मा क्या होता है भाई साहब, कंडक्टिविटी होता है, सिग्मा कंडक्टिविटी होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। ठीक है, अभी यहां से आता है, इसको हटाओ। ठीक है, चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आते हैं भैया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे अगेन एक्सप्लेनेशन है और पूरा डेरिवेशन है। इसकी जो लाइन इंपॉर्टेंट है कि यार जो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूमते रहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाती है। एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड की बात नहीं हो रही है। रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो एवरेज 0 हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आप ये वाला पार्ट छोड़ सकते हो भले ही, ठीक है ना, लेकिन ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं, इसको पढ़ लेना है यार, सॉरी ये नहीं छोड़ना है, ये इंट्रोडक्शन है उसका, इसको पढ़ लेना है, ये वाला पार्ट ये पढ़ लेना। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लाइन लगाई ना, इससे जेईई नीट में क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, ये जरूर पढ़ लेना, और बोर्ड में भी कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। बाकी पूरा यहां से लेकर डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन है किस फॉर्मूले का, एवरेज होके 0 हो गई, फलाना ढिमाका हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। ये टाउ नहीं है हमारे, ये टाउ है, टाउ। ये डेरिवेशन जेईई नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के हिसाब से इसको पढ़ लेना। जेईई नीट के हिसाब से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, माइनस ई बाय एम इंटू टाउ होता है। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिख भी लेना यहां पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो भाई ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये यहां पर समझाया हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्ड को अंडरलाइन कर लो। बाकी फिर पूरा यहां से लेकर यहां तक ये सब कुछ इस बात का डेरिवेशन हो रहा है। ये ऑप्शनल मार्क कर रहा हूं मैं, अगेन बोर्ड के हिसाब से कर लेना, जेईई नीट के हिसाब से आप छोड़ सकते हो इस पार्ट को। ये बोल रहा है जो करंट होता है I इज इक्वल टू NEAVD, साइड में लिख लेना। ये पूरी जद्दोजहद डेल्टा टी से डेल्टा टी काट दोगे तो NEAVD, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, फिर नीचे चलते जाते हैं, ये सारे डेरिवेशन चल रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, पूरा यहां से लेकर यहां तक ऑप्शनल है आपके पास में, इच्छा हो मतलब डेरिवेशन देखना हो तो देख लेना। बाकी यहां पर E इक्वल टू रो जे, एनसीईआरटी के हिसाब से छोटा जे लिख रहा हूं मैं, ये उसका डेरिवेशन चल रहा है पूरा, मतलब वो उससे बिल्ड ऑन कर रहे हैं। और रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, ये डिराइव करा जा रहा है यहां पर। तो मैंने पूरी समरी बता दी आपको साइड में, ये दोनों फॉर्मूला लिख लेना। रो 1 अपॉन सिग्मा के बराबर भी होता है, वो चीज डिराइव करी हुई है, देखो यहां पर ये 1 अपॉन रो है,
तो मैंने वो रो का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, वो m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। आप रो का याद कर लेना, n अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ज्यादा आता है सिग्मा के बदले, तो इस तरह से याद कर लेना इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कुल मिला के जिसकी जद्दोजहद चल रही है, ठीक है। अब ये पैराग्राफ ये वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल अच्छा है, इसको कर लेना है, राइट लगा दिया मैंने। सब लोग इसको कर लें, दिखने में खतरनाक है लेकिन एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला जो ये एग्जाम्पल है पूरा का पूरा, ये भी अच्छा है यार। इसमें काफी आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपका इंटरेस्ट भी जगाएंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये एग्जाम्पल सबको करना है, जेई नीट कर रहे हो चाहे कोई भी कर रहे हो, बोर्ड कर रहे हो, ठीक है। मोबिलिटी, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल डिफाइंड है, म्यू मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल दिया तो जो मोबिलिटी है वो आ गया। नीट में सीधे सीधे क्वेश्चन आ चुका है, इस पे नीट में सीधे सीधे क्वेश्चन आ चुका है, छोड़ के बच जाना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। जेई वाले ये पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 4 नंबर का सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया था ये मोबिलिटी का, ठीक है। चलिए, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। यार अब ओम लॉ हमेशा फॉलो नहीं होता, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं कि देखो कौन से मटेरियल का किस तरह से वेरिएशन होता है, तो ये पूरा पार्ट पढ़ना है। जैसे नीट में तो 2020 में पूरे इसमें सवाल आए थे, ठीक है ना, कि यार किसके लिए वीआई वेरिएशन कैसे होता है, ये सेक्शन आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको, बिल्कुल पढ़ना है। ये इतना सा छोड़ सकते हो इसमें, बाकी इतना तो आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी, चलो फटाफट से चलते हैं आगे। यहां से लेकर पूरा कि भैया कैसे मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, यहां तक आप छोड़ सकते हो। इसके बाद यहां से लेकर ये लाइंस पढ़ लेना कि मेटल नॉन मेटल सेमीकंडक्टर्स की क्या हाल होते हैं, और यहां से लेकर यहां तक आप इसको छोड़ सकते हो, बाकी तो ये पढ़ना है, ठीक है। अच्छा पैराग्राफ है ना। ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लेना यार, ये जो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी जनरली बढ़ती है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स की देखो नेगेटिव आ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी घटती है। नीट में क्वेश्चन आ चुका है सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर की घटती है, वो मैं भी आगे बता रहा हूं आपको। कमर्शियली 2 पॉइंट है, बोर्ड के हिसाब से एक बार पढ़ लेना इसको, जेई नीट के हिसाब से छोड़ दे रहा, ठीक है। जेई नीट के हिसाब से पैराग्राफ इतना काम का नहीं है, राइट। अब ये कार्बन रजिस्टर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है यार, जेई में नीट में सब में सवाल आते हैं। इसकी मैं ट्रिक कई बार बता चुका हूं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये पूरा आपको पढ़ना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, लिख लेना, ठीक है। और ये कैसे डिकोडिंग करते हैं ये बता रहा है, ठीक है ना, ये कैसे क्या होता है, इनके सबकी वैल्यू यहां पर गिवन है। ये सीधे सीधे नीट में ये वाला एग्जाम्पल 2 बार आ चुका है, तो ये ध्यान रखना कैसे करते हैं इसको, ठीक है। ये वाला पार्ट तो पढ़ने का है, ये छोड़ नहीं सकते हो आप, समझ गए। तो वो सटासट मतलब सटासट चलता जाएगा मामला। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में कि मैं रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सीधे यहां पर आ जाना, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, दिस इज गुड, ये करना जरूरी है, ठीक है। अब जेई नीट के हिसाब से ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मार्क कर लेना। नीट में 2020 में क्वेश्चन आया ये, फॉर मेटल्स अल्फा पॉजिटिव होता है, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव होता है मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। कॉपर के लिए देखो ये ग्राफ है, याद रखना, ये सीधा क्वेश्चन आया है इसमें। फिर निक्रोम के लिए ऐसा ग्राफ है रेजिस्टिविटी का, और ये सेमीकंडक्टर के ग्राफ है, ये तीनों पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से पढ़ना, देखो ये लाइंस जनरली बच्चे मिस कर देते हैं। अब मेरा रोल यहां पर और बढ़ जाता है, आपको ये गाइड करना है, इसमें जो मैं पार्ट मार्क करा रहा हूं ना वो पढ़ना। ये थोड़ी सी क्या एक्सक्लूसिव सी चीज है एनसीईआरटी में, तो ये एनसीईआरटी वाले पूछ लेते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले पूछ लेते हैं कि यार आपने एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। अब उनको क्या पता, हम तो फटाफट सीरीज पढ़ के आए हैं, सारांश सर ने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करा दी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इसमें थोड़ा ढंग से मार्क करना,
देखो निक्रोम जैसे मटेरियल वीक डिपेंडेंस बताता है रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर के साथ में, है ना। अब ये देखो अनलाइक मेटल रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है, उनका रेजिस्टेंस भी घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घटती है ना। रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, रेजिस्टेंस तो बाद में करेंगे। चलो सेमीकंडक्टर की घटती है, ठीक है। ये इस फॉर्मूले से एक्सप्लेनेशन है कि क्यों होता है ऐसा, पढ़ लेना, अच्छा पार्ट है, ठीक है। और ये वाली लाइन तो एज इट इज नीट में आई है कि यार भाई इंसुलेटर और उनके लिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में रेजिस्टिविटी घटती है। तो देखो सीधा सीधा क्लियर हो गया। मेटल्स के लिए बढ़ती है, जो मैंने ऊपर मार्क करा दी यहां पर, मेटल्स के लिए बढ़ती है और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए घटती है। याद रखना, मेटल्स के लिए बढ़ती है और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के लिए घटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अब सीधे सवाल आने लग गए इस पे आजकल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यार ये वाला जो एग्जांपल है 3.3 जेई नीट के हिसाब से इसको कर लेना, बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा टफ पड़ेगा एग्जांपल, आप झेल पाओ तो कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन जेई नीट वालों को सिंपल लगेगा ये वाला एग्जांपल, तो कर लेना। ये जेई नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे सवाल आते हैं, करना है ये वाला एग्जांपल। तो जेई मेन में तो खासकर इस पे काफी सवाल आते हैं, तो ये वाला एग्जांपल छोड़ना मत। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये सारी बातें देखो हमने ईसर लैब में पढ़ाई हुई है। यहां तो मैं मार करा रहा हूं सिर्फ आपको, पूरा डिटेल में एक एक चीज ई सरल ऐप में मिल जाएगी आपको। तो जो बच्चे पूरा पढ़ना चाहते हैं वो ई सरल ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं भैया सीधे यहां पर पावर पे आ जाते हैं अपन। अभी भाई इलेक्ट्रिकल पावर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला पार्ट यहां से छोड़ना है, छोड़ना है भाई, छोड़ना है ये वाला पार्ट यहां से, मतलब यहां से लेकर पूरा आप ये यहां तक छोड़ सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सीधे यहां से आ सकते हो पावर से आप, तो पावर का फॉर्मूला IV, मैं इसको VI की तरह से याद रखता हूं। अब पूरी दुनिया VI रखती है, NCERT IV चलाती है। भैया हम NCERT हैं, हम सबका कन्वेंशन कैसे फॉलो कर ले, कोई बात नहीं, P = IV लिख लो यार, कोई टेंशन नहीं है, VI लिख लो, IV लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब यहां से लेकर ये यहां तक आप छोड़ सकते हैं, यहां से लेकर ये बता रहा है कि एक्चुअली में करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस में हीट क्यों जनरेट होती है। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता मत करना, मेरी पूरी NCERT न जाने कितनी बार पड़ी हुई है, एक एक लाइन में इसलिए मार करके लेके आता हूं यहां पर। ये पार्ट पढ़ लेना, ये कई बार बोर्ड में रीजन भी आ जाता है और हमें पता भी होना चाहिए कि हीट एक्चुअली में रेजिस्टेंस में क्यों जनरेट होती है। समझ गए ना, समझ गए सर, बिल्कुल भी ठीक है ना सर। किसी से करंट पास कराओगे तो गर्म तो होगा ही सही ना वो। अबे कोई ऐसी लॉजिकल बात है कि आदमी के लिए बात करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए बात हो रही है और वो बताता है कि ऐसा क्यों होता है। भिड़ंत होती है अंदर, भयंकर भिड़ंत होती है, पढ़ लेना ये, ठीक है। चलो बहुत मेहनत कराते हो यार, बहुत मेहनत कराते हो। P = I² V²/R, बहुत बढ़िया। ओमिक लॉसेस कहते हैं इसको, ये लाइन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहां से लेकर यहां तक इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है छोड़ सकते हो आप, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक छोड़ सकते हो आप, इतना सारा तो कटा दिया ऑलरेडी। ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, कटा नहीं रहा हूं, ये वाला पार्ट ऑप्शनल है। ये बता रहा है कि भैया जब तारों में एक बहुत सार्वजनिक बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, इसमें रीजन मिला है कि सर बहुत प्यारा है, मेरे को बहुत प्यारा लगता है ये वाला पार्ट यार, समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये समझ में आता ना तो मजा आ जाता है कि यार जब तारों में से बिजली पास होती है ना तो वो हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं, उसको हाई वोल्टेज पे क्यों ट्रांसमिट होती है वो। जब आप देखना बड़े बड़े जब वो खंबे लगे होते हैं उनसे जो 11,000 वोल्ट, 1,10,000 वोल्ट तक भी जो है बिजली पास होती है। तो यार हमारा डाउट आता है यार V²/R होती है, जब पावर लॉस V²/R होती है तो हाइयर पोटेंशियल पे जब ट्रांसफर करेंगे तो सारी पावर तो वहां तारों में गर्मी से ही खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो V दूसरी होती है।
वो आपको जो पूरी चीज है इसमें समझ में आएगी। तो समझने के हिसाब से इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये मतलब ऑप्शनल में फिर भी लिख देता हूं, बट आई वुड रिकमेंड इसको पढ़ लेना, गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये मतलब यार आपकी फिजिक्स में मोहब्बत को बढ़ाएगा, ये समझ में आता है ना, तो मोहब्बत बढ़ेगी आपकी फिजिक्स में, ठीक है। चलो भैया, अब हमारा स्टैंडर्ड का, वैसे बोर्ड में ज्यादा नहीं आता इस पे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना इसको यार, थोड़ी मोहब्बत भी तो करे यार। सर क्या बात कर रहे हो, ये बस ये वाली लाइन में पकड़ लेना कि सर मम्मी पापा से कह दो सारण सर ने बोला हम उनकी एक एक बात मानते हैं, थोड़ी मोहब्बत तो करो यार। अरे नालायको, वो फिजिक्स की बात हो रही है, वो इतना सा सेंटेंस मत काट के दिखा देना पेरेंट्स, देखो सब देखो क्या बोल रहे, लपड़ पड़ेगी एक मिनट, नालायको। ठीक है चलो, तो यार अब ये सिंपल है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार सीरीज में, ठीक है। क्या होता है ये वाला पार्ट छोड़ देना, इसके डेरिवेशन वगैरह आ जाते हैं यार बोर्ड में, उसके हिसाब से उसमें नहीं आते, किसमें जेई नीट में नहीं आते डेरिवेशन, उसमें तो सीधे एप्लीकेशन आता है, ठीक है। तो यार और सीरीज में कब होते हैं, पैरेलल में कब होते हैं, ये बता रहा है। पैरेलल में होते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में होते हैं जब करंट सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ जो अगला पेज है पूरा का पूरा, ये वाला जो पूरा पार्ट है, मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का जो डेरिवेशन यहाँ पर कराया हुआ है, ये फॉर्मूला याद रखो। डेरिवेशन जेई नीट के हिसाब से मत करना, बोर्ड के हिसाब से अगर एनसीईआरटी को देख रहे हो तो ये डेरिवेशन पढ़ लेना, यहां से लेकर पूरा, भाई ये देखो, ये यहां से लेकर ये यहां तक तो सीरीज हो गया, फिर यहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसिडर करा। बोर्ड के हिसाब से डेरिवेशन पढ़ लेना, जेई नीट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से डेरिवेशन मत पढ़ना, सीधे रिजल्ट याद रखना, सीधे रिजल्ट याद रखना ये वाला, सीधे रिजल्ट याद रखना ये वाला, 1/r = 1/r1 + 1/2 + 1/rn, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल कराया हुआ है, दिस इज लाइक इजी इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी, दिस इज इजी पीजी। ये फोकट में जो है ये डरा रहा है, वैल्यू लेके आपको सर्किट सॉल्व करना आता है यार। ये दोनों पैरेलल में R2 R3 अपॉन R2 + R3, और ये हमारा सीरीज में, तो दिस प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट, बस ये बता रहा है। तो ये इजी एग्जांपल है, चाहो तो छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। चलिए भाई साहब, अब जरा सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। अब ये पूरा सेल का कंस्ट्रक्शन बताया, सेल कैसे बनता है, तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ लेना, जेई नीट के हिसाब से ये वाला पूरा यहां तक पैराग्राफ आप जेई नीट के हिसाब से छोड़ सकते हो। सेल का कंस्ट्रक्शन बताया, अंदर सेल का कंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, ठीक है। तो भैया पूरा ये यहां से लेकर, अब ये बोल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स नहीं होती है, नॉट अ फोर्स, पुराने जमाने में नाम रख दिया था, अभी तक नाम चलता आ रहा है। जैसे नहीं होता एक छोटा बच्चा होता है उसका नाम छोटू रख देते हैं, कोई घर में छोटा भाई होता है उसका नाम छोटू रख देते हैं, और वो बड़ा भी हो जाए ना तो भी उसको छोटू भैया बोलते हैं, फिर उसके छोटे भाई बहन उसको छोटू भैया बोलते हैं, छोटू भैया। अब जब वो छोटू था तो भैया कैसे हो गया, छोटू चाचा, अरे भैया छोटू चाचा कैसे हो गया। ये यहां पर भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लोगों को लगा था पहले फोर्स होता है, नाम रख दिया फोर्स, आज तक वही चला आ रहा है फोर्स, छोटू भैया जिंदाबाद, ठीक है। चलो तो भैया आगे बढ़ते हैं। अब यार ये यहां पर एक्सप्लेनेशन है कि भैया ईएमएफ जो होती है ई की, उसका एक्सप्लेनेशन है कि वो एक्चुअली में होती क्या है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वो ये यहां पर बताया हुआ है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यार इसमें पढ़ने के लिए, कि जो ईएमएफ होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। ये ईएमएफ की डेफिनेशन है, दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेल की ईएमएफ क्या होती है। जब कोई करंट नहीं जाता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो ईएमएफ होती है, ठीक है। और जब करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस E - IR होता है। ये जेई नीट और बोर्ड सबके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। तो ये समझ में नहीं आए, आपको ये कमजोर हो तो इसरल का लेक्चर देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। अब ये अगेन ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट किसी को भी छोड़ना है, E - IR, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वाला ये हटाओ, ये काम का नहीं है, ठीक है। मतलब मजे लेने के लिए काम का है, इंटरेस्ट लेने के लिए, लेकिन वैसा नहीं है। फिर ये चीज काम की है, फिर इन्होंने छोटी सी चीज ये यहां पर दे दी कि मैक्सिमम करंट कब जाता है,
जब कैपिटल आर 0 हो जाता है वो ई बाय छोटा आर होता है, छोटा आर होता है वो, ठीक है। ये फॉर्मूला से भी समझ में आ रहा है, जब आर 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट होता है, पर इससे डैमेज हो सकता है सेल को, तो ध्यान रखना होगा, ठीक है। चार्जेस इन क्लाउड, बिजली क्यों कड़कती है, कैसे चार्जेस होते हैं, ये बताया हुआ है। वैसे ब्लू बॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लेना, अगर टाइम हो तो इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ लेना, इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 3.5 ऑप्शनल है यार, ये अगर आपको सर्किट सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी हो तो कर लेना, नहीं तो हलवा एग्जाम्पल है, ये इजी है, मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है, तो ये ऑप्शनल है फॉर मोर प्रैक्टिस। देखो इतनी जल्दी अपन इतने 20 पेज पे पहुंचना, तो आधी एनसीईआरटी का अपन ने पूरे 20 पेज कवर कर लिए इनफैक्ट, सटासट, क्योंकि यार मैं ऑलरेडी आपके लिए मेहनत पूरी करके लेके आया हूं पहले, इसलिए इतने कम टाइम में अपन ने इतना सारा मार कर लिया, ठीक है। आईआर सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, ये अगेन यहां से लेकर ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्ट में बता देता हूं, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डेरिवेशन है, ये पूरा डेरिवेशन है, बोर्ड के हिसाब से पढ़ लेना, जेईई नीट के हिसाब से नहीं पढ़ना है। और जिनके बोर्ड ऑब्जेक्टिव हैं, जिनके बोर्ड जैसे इस साल ऑब्जेक्टिव हो गया टर्म 1, तो उसमें डेरिवेशन की कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, ये तो फिर भी मैं पूरा मार करा रहा हूं। कल को सब्जेक्टिव हो जाए बोर्ड, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, जब बोर्ड सब्जेक्टिव हो जाए तो फिर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। जेईई नीट के हिसाब से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जेईई नीट के हिसाब से सीधा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि जब सीरीज में होते हैं सेल्स तो ये इक्विवेलेंट होता है और ये आर इक्विवेलेंट होता है, और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि पोलैरिटी कैसे जुड़ी हो, ये पैराग्राफ पढ़ लेना पूरा का पूरा। इसी तरह से ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, मतलब इसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं सेल्स का, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगेन यहां से लेकर पूरा डेरिवेशन है। आप जेईई नीट वाले इसकी टेंशन मत लेना, बोर्ड वालों जब बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हो तब देख लेना, जेईई नीट के हिसाब से डेरिवेशन नहीं देखना है, ये पूरा का पूरा सीधे रिजल्ट पे आ जाओ, सीधे रिजल्ट पे। और मैं तो ये वाला रिजल्ट याद रखने के लिए बोलता हूं, ऐसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, ऐसे मत याद रखना इसको ऐसे याद मत रखना, ऐसे याद रखना इसको, ये इजी होता है क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस भी ऐसे होते हैं, और ये E इक्विवेलेंट बाय R1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E1/R2, इसको ऐसे पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। अब n ये E2 माइनस E2 हो जाएगा अगर पोलैरिटी अपोजिट है, तो ये समझने के लिए अच्छा है, और ये जनरल फॉर्मूला है, जब एक से ज्यादा हो मतलब 2 से ज्यादा हो तो ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं भाई साहब किरचॉफ लॉ पे। किरचॉफ के रूल क्या कह रहे हैं यार, ठीक है, बचपन से लगाने आते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक छोड़ सकते हो पूरा, ठीक है ना, ये यहां से लेकर ऑप्शनल है, एक्सप्लेनेशन है, कैन स्किप छोड़ सकते हो, मेजर तो हमको जो चीजें है ना वो लगानी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप पूरा यहां से लेकर पूरा आप ये यहां तक छोड़ सकते हो, लेकिन अब जो ये पार्ट है जंक्शन रूल वेरी इंपॉर्टेंट, जंक्शन रूल वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से लेकर पूरा फ्लोइंग आउट तक वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लूप रूल, जो 2 किरचॉफ के रूल है ना, वो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना है। एक चीज मैं यहां पर आपको ऐड करा देता हूं, पॉइंट्स टू पॉन्डर में गिवन है वो, लेकिन मैं आपको यही ऐड कराता हूं ताकि पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ना नहीं पड़ेगा। जंक्शन रूल यहां पे लिख लो, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हाथों हाथ लिख लो नालायको, अभी बात का इंतजार मत करो, सर बाद में लिखेंगे, नहीं अभी लिखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। जेईई नीट में या बोर्ड में भी सिंपल सवाल आता है, जंक्शन रूल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। लूप रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन लिख लो साथ के साथ में, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है वाली चीज पूरी की पूरी, राइट। चलिए वैसे याद रख लेना, 4 नंबर ऐसे पक्के हो जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं पड़ेगा जेईई नीट में, और बोर्ड के हिसाब से भी कभी 1 आध नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है।
चलिए ये वाला एग्जाम्पल अच्छा है यार, ये कर लेना, ठीक है। चलिए भैया ये वाला एग्जाम्पल पूरा यहाँ पर गिवन है, ये वाला एग्जाम्पल कर लेना। इसी तरह से ये भी प्रैक्टिस के लिए कर लेना, अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, ठीक है। चलिए तो ये सब बड़े बड़े ऐसे गिवन है, पहले खुद सॉल्व करके देख लेना, इसकी टेंशन मत लेना, पहले खुद सॉल्व कर लेना, नहीं आया तो फिर एनसीईआरटी का सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। नाउ वीड स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर ब्रिज, ये भी आपने पढ़ा हुआ है यार पूरा, ठीक है। तो यहां से लेकर जो पूरा गैल्वेनोमीटर आर्म तक ये जो पार्ट है ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, राइट। चलिए नाउ अब इसमें जो काम की चीज है, जब वीड स्टोन ब्रिज, ये देखो ये वीड स्टोन ब्रिज ऐसा होता है, ये आपको पता है यार, पढ़ के आए होंगे तो ये देखते समझ जाओगे, नहीं तो आपको पूरा अगर आपको पढ़ना है तो शुरू से लेकर इसमें पढ़ लेना, और इसराइल ऐप में तो पूरा का पूरा समझाया हुआ है। हमारे जो काम का है इसमें, जब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो जाए तो उसे बैलेंस ब्रिज कहते हैं, तब उसे बैलेंस ब्रिज कहते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन सबसे ज्यादा काम आती है जब वीड स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, ठीक है, जब वीड स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। ये इसका प्रूफ है, इसका जो प्रूफ है वो बोर्ड के हिसाब से आप पढ़ लेना, जेई नीट के हिसाब से छोड़ देना, जेई नीट के हिसाब से छोड़ देना। वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन क्या होती है, जब भाई I1/R, ठीक है, ये तो इसके रेशो में करंट चल जाता है, ठीक है। मेजर कंडीशन तो ये है, वो ये है कंडीशन तो वो वाली, ठीक है ना, कि भाई जब R1/R2 इसके बराबर होता है, R2/R3 के बराबर होता है, मतलब R2/R1 R4/R3 के बराबर होता है, तब वीड स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, ठीक है। दिस लास्ट इक्वेशन रिलेट्स द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हेन देयर इज जीरो और नल डिफ्लेक्शन। ये कब होता है, जब इसमें जीरो या नल डिफ्लेक्शन आता है। कब केस होता है ये, जब दिस बाय दिस रेजिस्टेंस का ये रेशो इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो यार ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। मीटर ब्रिज में काम आता है ये प्रिंसिपल, नेक्स्ट सेक्शन में जो आएगा ये चीज है, ठीक है, और ये एग्जांपल अच्छा है। तो वीड स्टोन ब्रिज का ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चले भैया बहुत बढ़िया बात। तो यार फटाफट से देखो इतना सारा मार कर लिया, अब जो है समझेंगे मीटर ब्रिज क्या होता है। तो भाई मीटर ब्रिज जो है ना यार, ये बोर्ड के जेई मेन, जेई एडवांस, नीट सबके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और प्रैक्टिकल भी आता है इसके ऊपर में, ठीक है ना। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करना है। जिसको पूरा मीटर ब्रिज पढ़ना है ना, देखो बच्चों, जिसको पूरा मीटर ब्रिज पढ़ना है वो ईसरल ऐप में से पूरा मीटर ब्रिज, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाना, मीटर ब्रिज में जाओगे तो पूरा मस्त एनिमेशंस के साथ में आपको पूरा मीटर ब्रिज, देखो पूरा मीटर ब्रिज बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगा, और इसके सवाल भी हैं। तो ये मोर देन सफिशिएंट है, मीटर ब्रिज की सारी थ्योरी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सब कुछ इस पार्ट में कवर्ड है। ये 27 मिनट का एक लेक्चर है, ये आपको इसराइल ऐप में मिल जाएगा, है ना। एनीवे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यार एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा कंस्ट्रक्शन है जो कि बोर्ड में आ जाता है। तो यार ये पार्ट जो है इसका ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है, और प्रैक्टिकल में भी ये पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ना है हमें, ठीक है, ये पूरा पढ़ना है, इसको छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको पूरा पढ़े अपन, ठीक है ना। ये मैं सारे टिक मार कर रहा हूं ताकि पूरी कोई भी इसमें से थ्योरी मिस नहीं हो। और फिर जो इसका फॉर्मूला है, वीड स्टोन ब्रिज का जो 100 सेंटीमीटर की जो लेंथ रहती है उसको डिवीजन कर लिया, और फिर इसके बाद में ये फॉर्मूला इसी से आया है बेसिकली, ठीक है। नो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें जो ध्यान रखना है, स्टार मार्क कर रहा हूं, एरर वाला पार्ट, कि यार एरर मिनिमाइज करने के लिए ये सीधे क्वेश्चन आता है, बैलेंस पॉइंट जितना मिडिल ऑफ द ब्रिज होगा उतना एरर कम आएगा, उतना एरर कम आएगा। जब आपका बैलेंस पॉइंट जो है इसका मीटर ब्रिज का जो बैलेंस पॉइंट है जितना बीच में रहेगा ना उतना एरर कम आएगा। तो हमें जो एस जो हम जिससे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जो नॉन रेजिस्टेंस होता है उसकी चॉइस ऐसे करनी होती है कि बैलेंस पॉइंट बीच में ही आए, ठीक है, समझ गए। तो यार ये पार्ट इसमें ध्यान रखने का, इसलिए मैंने स्टार मार्क भी लगा दिया, ठीक है। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, सबको करना है ये वाला, ठीक है। तो यार बस जैसे जैसे मार्क कर रहा था ना बिल्कुल वैसे वैसे पढ़ते जाना, बन जानी लाइफ, ठीक है ना।
समझे मामू। चलो अब पोटेंशियोमीटर पे आते हैं यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी पूरा लेक्चर पोटेंशियोमीटर का भी सारे एप्लीकेशंस ईसरल ऐप में आपको मिल जाएगा पोटेंशियोमीटर का। ठीक है ना, कैसे काम करती है, क्या बैटरी होती है, रियोस्टेट कहां लगता है, क्या होता है, सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। तो यार ये 58 मिनट का लेक्चर है पूरा। ठीक है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है पोटेंशियोमीटर का, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप। एनीवे, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें, ये 3 लाइन जो है इसकी, जो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, फिर एक्चुअल डिजाइन की बात कर रहा है ये, एक्चुअल डिजाइन को आप स्किप मार सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पूरी इसकी वर्किंग बता रखी है, पूरी इसकी वर्किंग बता रखी है। अब एप्लीकेशन ऑफ, तो यहां तक तो वर्किंग हो गई। अब जो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है, एनसीईआरटी में दो इसके एप्लीकेशन दे रखे हैं पोटेंशियोमीटर के, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे बोर्ड का एक्सपेरिमेंट आता है। ठीक है, दोनों का। पहला हो गया E1 E2 कंपेयर करना, तो भैया इसको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ स्किप करने वाली चीज नहीं है, थ्योरी गिवन है और ये फाइनल रिजल्ट है कि E1/E2 इज L1/L2। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन है, सिंपल इनफ है, पढ़ लेना, नहीं तो वो लेक्चर देख लेना अपना ईसरल ऐप का। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। नाउ दिस कम्स हियर सेकंड एप्लीकेशन, वी कैन ऑल्सो यूज पोटेंशियोमीटर टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो हम एक तो 2 सेल्स की ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं और एक इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट पूरा एक्सपेरिमेंटल वाला जो पूरा पार्ट है, यहां से लेकर ये पूरा, ये आपको पढ़ना है, ये छोड़ना नहीं। ना सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार मार्क कर रहा हूं, ये मिस नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेई में, नीट में, बोर्ड में। पोटेंशियोमीटर का एडवांटेज ये है, देखो पोटेंशियोमीटर से हम वोल्टेज तो मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ईएमएफ भी नाप सकते हैं, 2 के ईएमएफ कंपेयर भी कर सकते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। इसका वोल्ट मीटर पे ये एडवांटेज होता है कि ये करंट ड्रॉ नहीं करता है। वोल्ट मीटर के थ्रू तो करंट भेजना पड़ता है देखो हमको, लेकिन इसके थ्रू करंट ड्रॉ नहीं होता है, तो ये उससे एक्यूरेट रीडिंग देता है पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर के मुकाबले, ये इसका एडवांटेज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको करना है। टेंटन, हमारा चैप्टर खत्म हो गया। क्या बात है सर, 25 से 30% बात ही पढ़ने की आ गई है, लेकिन मैं इस वाले चैप्टर में पर्टिकुलरली आपको 2 चीजें पॉइंट्स टू पॉन्डर में भी मार्क कराऊंगा। देखो यार, पॉइंट्स टू पॉन्डर में जनरली हम इसको स्किप ही करते हैं, लेकिन ये इसमें 2 काम की चीजें हैं। बच्चों का जो बचपन से डाउट होता है सर करंट स्केलर है कि वेक्टर है, तो देखो ये यहां पे लिखा है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दो वे रिप्रेजेंट विद एन एरो, करंट डू नॉट ऑफ ए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये करंट इज अ स्केलर ऑल्सो फॉलोज फ्रॉम इट्स डेफिनेशन, कि भाई डॉट प्रोडक्ट से आता है, ये करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। अब असर्शन दैट वी इज स्टेटमेंट लॉ नॉट ट्रू, ये ठीक है, थोड़ा सा यार ये बता रहा है कि यार एक भी ये भी पढ़ लेना एक बार वाला पॉइंट, कि भाई किसके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, और एक जो मैं बाद में आपको छठा पॉइंट का लिखा ही चुका हूं, देखो हमने एक भी लाइन नहीं छोड़ी है, आप चिंता ही मत करो, कुछ भी आपका मिस नहीं हुआ। ये देखो, किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहां पर नहीं लिखा हुआ लूप रूल का, लेकिन वो मैंने वहां लिखा दिया। ठीक है, तो भाई देखो पूरी जो ये पीडीएफ है, ये पूरा जो हमने शॉर्ट नोट्स मार करे ना, बस आप इतना इतना पढ़ जाना, चैप्टर पढ़ने के बाद में आपका एनसीईआरटी पूरी कवर हो गई है। ठीक है, समझ गए? तो बस पूरी एनसीईआरटी अब छोड़नी नहीं है, एनसीईआरटी 1/4 1/5 टाइम में पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ऐसे लाते रहेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ऑल द बेस्ट, मचा दो।